अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगा मैं। आज हमारा माशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कंसोलिडेशन पे। तो हम लास्ट टाइम हमने जो था वो मिक्स ग्रुप स्टार्ट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करने लगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नंबर 2, पेज नंबर 72 73। The statement of financial positions of H, S and T on 31 December 2008 were given in here। यहाँ पे हमें 3 बंदों की स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है जनाब, H acquired 80% of investment in S, S acquired 60% in T, H measures NCI on acquisition at fair value। अच्छा, यहाँ पे जो आप NCI जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर होगा, इस ध्यान रखिएगा। NCI दो तरीके से मेजर होता है, एक प्रोपोर्शनेट मेथड्स पे और एक फेयर वैल्यू पे। पिछला क्वेश्चन में किया था वो प्रोपोर्शनेट मेथड पे किया था, ये जो क्वेश्चन है इस पे उसने फेयर वैल्यू पे इसको जो है वो मेजर करना है। अब अगर मैं यहाँ देखें तो यहाँ पे जो H लिमिटेड है उसने इन्वेस्टमेंट की है एस में, ठीक है जी। एस में कितनी इन्वेस्टमेंट की है इसने? 80%। और एच की अगर हम देखें टी में सब सब्सिडी में तो वो बनेगी आपकी, इसमें कितनी बनेगी आपकी? उसने ली आपकी इन्वेस्टमेंट 48%, ठीक है जी। एसटे में 80% की हुई है और उसने एसटे की उसमें 60%। तो आप 80% का 60% लेंगे तो वो बन जाएगा आपका 48%, ठीक है जी। अब ये इन्वेस्टमेंट हुई कब है? ये हमारी हुई है फर्स्ट X7 और ये हमारी हुई है 31/12 X7 को। अगर मैं एनसीए का यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे एनसीए है 20% और यहाँ पे आपका एनसीए है 52%, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। सिंपल हमने देखा परसेंटेज कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है एट डेट्स द शेयर परचेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उसने आपको बताया कि रिटर्न उसकी कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है वो ये है, देखे कि जो एच ने एस को एक्वायर किया, ठीक है जी। तो ये किस डेट पे एक्वायर किया उसने, हमने डेट साथ दिख दी हुई है। हमने कहा ये जो एक्विजिशन हुई है ये हुई है 1/1/2007 में, ये हुई है 31 में। तो टी को हमने कब एक्वायर किया? टी को हमने एक्वायर किया 31 को। तो 31 से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे काम की है, जो उसके बगैर है वो हमारे हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे काट देते हैं कि हमें जो एस का है, एस का डाटा कौन सा इस्तेमाल करना है? हमने 1 जनवरी का हमने डाटा इस्तेमाल करना है, तो इसको आप रहने दें। और जो उसका 31 दिसंबर का जो डाटा है वो हमें यूज नहीं करना, उसको हम यहाँ से काट देते हैं फॉर सेक ऑफ जो है वो इजीनेस। उसके बाद हम टी का जो डाटा है वो हम क्या करते हैं, जो हमें जो चाहिए जिस डेट पर 31 दिसंबर का चाहिए तो वो डाटा हम रोकते हैं, बाकी हम काट देते हैं कि उसको हमने यूज नहीं करना। इसी तरह जो उसकी फेयर वैल्यू है एनसीआई की, फेयर वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो हम जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या जी। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पोजीशंस ऑफ एच ग्रुप ऑन 31 दिसंबर 20x8। अब यहाँ पे जो चीजें अभी हमें जो हमें सिंपल लगी हमने वो भी की, ज्यादा हमने कम्प्लीकेट नहीं की। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सब सब्सिडी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। वो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई है? वो इन्वेस्टमेंट हुई है 2200 की। तो हमें पता है, हमने कहा ये इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर पेरेंट्स का शेयर भी है और इसके अंदर एनसीए का शेयर भी है। तो जब इन्वेस्टमेंट को हम जीरो करेंगे तो जीरो कैसे करेंगे? इसको हम क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट के नाम से 2200, ठीक है जी। तो जब इसको हम टू इन्वेस्टमेंट के नाम से जीरो करेंगे तो उसके लिए हमें डेबिट चाहिए। डेबिट क्या चाहिए हमें? हमने कहा था हम इसको गुडविल को डेबिट करेंगे और हम एनसीआई को डेबिट करेंगे। किस रेशो से? 80 रेशो से और 20 रेशो से। इसका 80 आ गया 1760 और इसका एनसीए आ गया डेबिट पे 440। तो ये आपके डेबिट जाएंगे
ये भी डेबिट जाएगा और ये आपका क्रेडिट जाएगा। तो ये एंट्री हमने कहा था कि हम पेपर के ऊपर ही जो है पास कर लेंगे ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे बाद में कि इसका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, अभी तक हमने सोचना शुरू नहीं की है, हम जस्ट देख रहे हैं कि इस पेपर के ऊपर बैठ के हम क्या जो काम हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने हमने इसकी रेशो निकाल ली 80-20 और 48-52। उसके बाद हमने जो सब इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सब हमारी सब्सिडी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसको हमने जीरो करना है। उसको हमने जीरो कैसे करना है, उसको हमने पेरेंट और एनसीआई में बराबर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, अब हम इसका जो स्टेप करेंगे उस स्टेप पे हमने, अच्छा यहाँ पे भी हमने एक चीज और भी बात की कि ये फेयर वैल्यू पे आएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर कि ये जो है ये आपका एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पे आएगा और उसकी फेयर वैल्यू इसने यहाँ पे दी हुई है। तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो वैल्यू हमने यूज करनी है। चलो जी, अब हम इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम इसके अंदर निकालते हैं इसका इसकी गुडविल निकालते हैं। और टू कैलकुलेट गुडविल, तो अब देखें जी इसकी गुडविल कैसे निकलेगी। हमने कहा जी सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल गुडविल किस किसकी निकालनी है, एस और टी की। एस और टी, इनके कैपिटल कितने दिए हुए ऊपर, कैपिटल जनाब यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में दिए हुए है कैपिटल। ठीक है जी, 2500 और 2000। ठीक है जी, 2500 और 2000। इसमें क्या करेंगे जी, ऐड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग रिटर्निंग के ऊपर दी हुई हमें, ये दी हुई है इसकी 400 और उसकी कितनी दी हुई है 300। ये रिटर्निंग हमें कंसीडर की लेनी है डेट ऑफ एक्विजिशन की। तो भाई डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये आपकी आ जाएगी 400, ये आपकी आ जाएगी 320। ठीक है जी, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2900 और ये हो जाएगा 2320। तो ये क्या आपका आ गया, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स। ये क्या बना आपका, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इस पे आप देखें जनाब एनसीआई कितना है। एनसीआई आपकी परसेंटेज क्या है, 80%, सॉरी 80% नहीं है, 20%, 20% और 52%। ठीक है जी, हमने ऊपर कैलकुलेट की थी यहाँ पे, ये हमारी एनसीआई 20% एंड 52%। तो इसका 20% कितना है। अच्छा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, हम इसका 20% लेते थे और 52% लेते थे। लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनेट मेथड होता है। हमें क्या लेना है, हमें फेयर वैल्यू मेथड लेना है और फेयर वैल्यू मेथड पे उसने आपको कैलकुलेशन करके दी हुई है। उसने कहा इसका एनसीआई जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो हम इसी को यूज करेंगे। हम इस परसेंटेज पे इसकी एनसीआई नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। हमारा 800 है और हमारा 2000 है। तो ये पॉइंट आपने जो है, मैंने जो है परसेंटेज लिखी, आपने परसेंटेज अप्लाई नहीं करनी है एनसीए पे तो नेट एसेस पे। अगर वो जो मेथड है वो प्रोपोर्शनेट मेथड है, तो हमें क्या करना है, हमें फेयर वैल्यू मेथड लेना है। तो हम जो ऑलरेडी में दी हुई फेयर वैल्यू हम उसको यूज करेंगे। अब आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऐड कर दें। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है हमारी इसमें, ऊपर जाए इन्वेस्टमेंट देखें जी, ये इन्वेस्टमेंट हुई है 3300। ठीक है जी, और उसमें कितनी की हुई आपने आपने इसकी कितनी है, आपने इसमें गुडविल की दी हुई है। इसके इन्वेस्टमेंट 2200 है, लेकिन उसमें हमारा पार्ट कितना है, हमारा पार्ट 1760 है, तो हम 1760 लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 3300 और 1760। इन दोनों को आप जमा कर लें तो ये आपका आ जाएगा 4100 और ये आपका आ जाएगा 3760। ठीक हो गया जी। इसमें से आप क्या माइनस करें, लेस माइनस करें इसमें से नेट आइडेंटिफाई नेट एसेट्स जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए हुए। ये आपका कितना है 2900
और ये आपका है 2320। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आ जाएगा 1200 और ये आपका आ जाएगा 1440। दोनों को आप जमा कर लें, दो जमा करेंगे तो आ जाएगा 2640। ये आपकी आ गई गुडविल। ठीक है जी, गुडविल आ गई। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली हुई है, जो कितनी आई हमारी 2640 आई। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी, इसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, जीरो कर दी हमने। इनको जमा कर ले तीनों को, 1 2 3 तीनों को जमा करें तो ये आएगा 9600। टोटल इसका आ जाएगा 12240। हमारी एसेट साइज कंप्लीट हो गई। लाइबिलिटी भी आ जाएगी। तो ये मैंने चाहिए कैपिटल, काट दें इसको। ठीक है जी। प्रॉफिट भी नया बनाएंगे, इसको भी नहीं चाहिए। तो कैपिटल कितना आ गया इसका बाहर, 4000। अब इनके प्रॉफिट बनाने दोनों के। ठीक है जी, फिर इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ। S&T, यहाँ इनका प्रॉफिट बनाने लगे। तो प्रॉफिट जो है इनका बुक में कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जनाब, जो भी हमने काटा 1100 और 1000। तो बैलेंस शीट में हमें कितना दिया होता, 1100 इसका दिया हुआ, 1000 इसका दिया हुआ। ठीक है जी। रिटेन रेटिंग माइनस कर दें, अपनी रिटेन रेटिंग जो यहाँ पे दी हुई है आपको। ठीक है जी, ये दी हुई है, इसको ऐसे माइनस कर दें जो हमारे पास एक्विजिशन के टाइम पे जो थी। तो हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है जी। इसका आएगा 700 और इसका क्या, ये कितना था, 1000 था। ठीक है जी। तो 680 आ गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 680 आ गया। इसमें पेरेंट का शेयर कितना है और एनसीए का शेयर कितना है। पेरेंट कितना है और इसमें एनसीआई कितना है। पेरेंट कितना है इसमें 80% है और एनसीआई कितना है 20% है। पेरेंट कितना है इसमें 48% है और एनसीआई कितना है 52% है। ठीक है जी। अब प्रॉफिट निकालें, पेरेंट का प्रॉफिट कितना है। पेरेंट का आप ले 80%, तो 80% आपका कितना आएगा 560 और बैलेंस 20% कितना हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा एनसीआई का 140। ठीक है जी। तो आपका ब्रेकअप बन गया 7 का 80% और 7 का 20%। क्लियर जी। इसी तरह हम इसका 48% लेंगे, इसका 48% आएगा 326.4 और इसका एनसीआई आपको बाकी बचेगा 353.4। प्रॉफिट को ऐड कर ले, कितना हुआ 886.4। प्रॉफिट आ गया हमारे पास 886.4। इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड 886.4। तो ये प्रॉफिट आपका हो गया जनाब 2886.4। ठीक है जी। अब एनसीए निकाल लें, यहाँ से एनसीए में क्लोजिंग आ गई है, इसमें ओपनिंग ऐड कर लें। ओपनिंग एनसीए किधर है, ये रही ओपनिंग एनसीए 800 प्लस 2000।
ठीक है जी 940 और ये आपके आ गई 2353.40। दोनों को आप करें जमा तो ये हो जाएगा आपका 3293.40। ठीक हो गया जी। 3200। अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर एक इफेक्ट था, ये वाला इफेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे एनसीआई को हमने डेबिट किया हुआ है, इसका इफेक्ट हम डालेंगे यहाँ पे एनसीआई में। एनसीआई को हम जो है 440 से डेबिट करेंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस आता है आपका। ऊपर से आपका इन्वेस्टमेंट इन टी जो है वो आपने खत्म की, तो वो आपने कितनी खत्म की 440, वो यहाँ से आप माइनस करेंगे, वो डेबिट बैलेंस है आपका। तो आपकी एनसीआई जो है वो टोटल आ जाएगा आपका 2853.40 ठीक है जी। तो यहाँ पे एनसीआई आप ऊपर ले जाएं, एनसीआई 2853.60, इसको जमा करें 2500 और आपका टोटल आ जाएगा 12240। मैच कर, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई हम कॉम्प्लिकेशन नहीं डाल रहे। जहां भी आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, सही यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे, तो हमने पिछले एक ही मेथड से चला रहे हैं इसको। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कहता है कंसोलिडेशन ऑफ मिक्स ग्रुप। अभी हम क्या कर रहे थे, मिक्स ग्रुप की तो कर रहे थे। कहता है मिक्स ग्रुप, इफेक्टिव इंटरेस्ट इन मिक्स ग्रुप, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सब सब्सिडी इन मिक्स ग्रुप, डायरेक्ट मेथड कंसोलिडेशन ऑफ मिक्स ग्रुप। इस सारा दोबारा आप चेक करेंगे क्या कहता है। कहता है मिक्स ग्रुप, in a mixed group the parent has both direct and indirect interest in the sub subsidies। ठीक है जी, तो डायरेक्ट कौन सी है, ये डायरेक्ट है आपकी, और इनडायरेक्ट क्या है आपकी, ये जो है आपकी 60% इंटू 20% इज इक्वल टू 52%, ये आपकी इनडायरेक्ट है। तो ये आपकी डायरेक्ट है और ये आपकी इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, हो गया जी। द फॉलोइंग रिलेशंस was shown earlier in session chapter, this repeat here for your convenience। अच्छा, हमारी convenience के लिए है। अच्छा जी, तो हमने क्या बात यहाँ पे करनी है, बात वही हमने करनी जो पहले की हुई है कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एच ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है एस में, और एच ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपकी टी में। तो यहाँ पे पता लगा कि यहाँ जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 60% है, और यहाँ जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 52% है। ठीक है जी, अब ये 52% कैसे आया, ये 12%, सॉरी ये 52 कैसे आया, 40% आपकी डायरेक्ट है और आपने 12% जो है इनडायरेक्ट की हुई है, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 52%। ठीक है जी, ये 12% है। तो 12% हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और हमारी 40% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल जो है हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी इसमें 52% है। अब बैलेंस आपका एनसीए निकल आएगा। वही सारी बातें यहाँ पे इसमें रिपीट की हैं। कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट इज मिक्स ग्रुप। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा जनाब, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन द अबव एग्जांपल a mixed group H has two interests in T. It has direct interest in T with share that is owned in T. It also has an indirect interest in T through its control of S, which also owns share to in T. The group interest in the subsidy T is the sum of direct interest and indirect interest। जैसे हमने ये ऊपर बात की है, ये इसकी बात कर रहा है। अच्छा, नीचे बना भी दिया इसने। ठीक है जी, तो ये 52% आ गया और ये इसका आ गया एनसीआई। एनसीआई आ गया, ये इसका 100% आ गया। ठीक हो गया जी, ये तो हमें पता था।
अब क्या कहता है, कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सब सब्सिडी इन द मिक्स ग्रुप, द सेम रूल अप्लाई टू मिक्स ग्रुप एज दे डू टू वर्टिकल ग्रुप। अब यहाँ पे डेट देखें, डेट्स की बात ही कर रहा है आपसे कि आपने डेट्स की जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि डेट्स कैसे आ रही है। तो यहाँ देखें जनाब आप, एक आपका सी डेट आ रही है, ठीक है जी, एक आपका सी डेट आ रही है और ये 3 डेट्स इसने दी हुई है। अब हुआ क्या, सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, ये जो डेट है इस डेट पे कंट्रोल आपके पास आएगा। आपको कंट्रोल कब आया एस के पास, एच ने एस को कंट्रोल किया इस डेट पे 1 मई 2000x1। अब हम देखेंगे एच का कंट्रोल टी पे कब आएगा। तो सबसे पहले टी पे हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 30% इन्वेस्टमेंट की 1 मई को 2002 को, और 1 मई 2002 को हमारे पास वो क्या बनी, वो हमारी एसोसिएट बनी। इस डेट पे हमारी क्या बनी, एसोसिएट में कंट्रोल नहीं आया। कंट्रोल कब आया, जब एस ने उस पर इन्वेस्टमेंट की 45%। तो एस ने क्या किया, एस ने इन्वेस्टमेंट की 45%, हमारी एस में इन्वेस्टमेंट है 80%। ये किस डेट को हुआ, ये इस डेट को हुआ, तो ये बना आपका 36%। और हमारी इस डेट पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, 30%। तो अब 66% आपका किस डेट पे कंट्रोल आया, इस डेट पे कंट्रोल आया। तो एच टी कब आएगा, इस डेट। तो एक्विजिशन डेट हमारी क्या बनेगी, एस की एक्विजिशन डेट बनेगी 1 मई 2001 और टी की एक्विजिशन डेट बनेगी 1 मई 2003, जिस डेट पर बस कंट्रोल आएगा, ठीक है जी। ये बातें लिखी हुई है, एच ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एस ऑफ 1 मई 2000x, H obtained control of T on by X3 when S acquired its stake in T. On 1st May to May 2000 X3, T is an associate of H. तो ये T जो है हमारी एसोसिएट है क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 30% की हुई। From May 2003 onward, T is a subsidiary of H. H has an effective holding 66% in T. ठीक है जी। तो टी में हमारी होल्डिंग कितनी आ जाएगी, 66%, और इसमें कितनी आ जाएगी हमारी 80%। इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात हम तो अभी पहले भी कर चुके हैं, दोबारा अभी आ रही है। सिचुएशन 2 क्या है, अब देखिए जी, ये हमारी एसोसिएट है, इस डेट पे हमने कहा था हमारी एसोसिएट है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आया, अब एस ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, एस ने इन्वेस्टमेंट जो की है इससे पहले की हुई है, ठीक है जी। अब एस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे पहले की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है मई 2000x2 में, और एस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपकी x1 में। x1 में जो इन्वेस्टमेंट की तो हमारा शेयर कितना बना, हमारा शेयर बना 80% इंटू 45%, ठीक है जी। तो ये कितना बनता है, 13% है। हमारे पास 13% कंट्रोल कब था, 1 मई 2000x1 को था, ठीक है जी। ये x1 को कैसे आ गया, ये x1 है ना, यहाँ पे एच ने हम तो 2004 में नहीं किया इसमें। ना, नहीं ये एच ने किया ना, सॉरी, हाँ ये एच ने किया, ये तो एच की 30% है, तो ये एसोसिएट बनी हमारी। एच ने इसमें इन्वेस्टमेंट की 30%, ये हमारी एसोसिएट बन गई यहाँ पे जब 30% हुई तो। लेकिन जो एस है, एस ने टी में कब की हुई है, वो मई 2000x में की हुई है, एस ने यहाँ पे की हुई है। लेकिन एस पे कंट्रोल कब आ रहा है, वो आ रहा है 2000x में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंट्रोल इस पे कब आएगा, टी पे कब आएगा। देखिए, एच अचीव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन टी और बस में, तो यहाँ पे उसने, यहाँ पे जो है उन्हें उसकी एसोसिएट ही बनी है। एस ऑब्टेन कंट्रोल ऑन एस फर्स्ट में, यहाँ पे उसने कंट्रोल ले लिया उसका एस का। दस एच आल्सो ऑब्टेन कंट्रोल ऑन टी ड्यू टू गेनिंग डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसी डेट पे दोनों कंट्रोल आएंगे, इसी डेट पे कंट्रोल आएगा टी का, इसी डेट पे कंट्रोल आएगा आपका
एस का। तो ये बात ऑन फर्स्ट में 2000 टी इज एसोसिएट, ऑन फर्स्ट में ऑनवर्स टी सब्सिडी ऑफ एच। तो एक ही डेट पे दोनों कंट्रोल आएंगे इसके पास। तो ये बात कर रहा है कि जैसे, क्योंकि यहाँ तो ये एसोसिएट हमारी, तो जैसे एस को हम कंट्रोल करेंगे उसके साथ में इंडेक्ट होल्डिंग भी आ जाएगी उसी डेट पे, सेम डेट पे आएगी इंडेक्ट होल्डिंग। तो सेम डेट पे क्या है, हमारा 13% आएगा और हम 30% इसमें करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 43%। ठीक है जी, तो ये आपका कंट्रोल आ जाएगा। The above illustration shows that there is a further complication that must be taken into account when consolidating mixed group. If H direct and indirect interest in subsidy arise on different dates, the step acquisition rule apply. तो क्या कहता है, वो कहता है आपसे ये है कि आपने क्या करना है, पहले इस डेट पे जो है ना आपने इसको एज ए एसोसिएट इसका ट्रीटमेंट करना है। और यहाँ एसोसिएट का मतलब क्या है, आपने इक्विटी मेथड लगाना है। आप इक्विटी मेथड लगा के उसको लेके आएंगे और उसके बाद जो है आप उस पर कंसोलिडेशन करेंगे। चलिए जी, आप आगे न्यूमेरिकल भी इसका आ गया, कहता है डायरेक्ट मेथड से आप इसको जो है कंसोलिडेट मिक्स्ड ग्रुप बना दें। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एस एंड टी उसकी दी हुई है इन्होंने। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इसकी, इस इन्वेस्टमेंट को जो है हम अभी सॉल्व कर देते हैं साथ ही। इसको खत्म करना है इन्वेस्टमेंट को, कैसे खत्म होगा, टू इन्वेस्टमेंट 1750 और यहाँ पे गुडविल आएगा और एनसीआई आएगा। किस रेशियो से आएगा, रेशियो नीचे दी होगी, नहीं यहाँ पे दी। पहले इस रेशियो बना लेंगे। तो जनाब रेशियो क्या है, कहता है एच एक्वायर्ड 80% ऑफ एस। तो एच ने एक्वायर्ड किया 80% ऑफ एस। किस डेट पे किया, 1 जून x1। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि एच एक्वायर्ड इट्स 10% इन्वेस्टमेंट इन एस। उसने उस पर 10% जो है उसने एस में एक्वायर्ड की। कब एक्वायर्ड की, अक्टूबर में। एस एक्वायर्ड 45% इन टी और माई। तो टी में उसने की 45%, तो 10% हमारी डायरेक्ट है और 45% उसने कब ली, आपकी फर्स्ट माई को। तो एच में टी, एच टी पे कब अंडर आया, इस पे 10% तो हमने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, और यहां से कितना आया हमारे पास, 80% था हमारा, 80% इंटू 45%, तो ये आपका कितना आया, 45%, ये आपका आया 36%। तो इसका तो टोटल कितना हो गया आपके पास 36 प्लस 10 कितना हो गया, 46% आपके पास टोटल हो गया इसमें। अगर मैं कहाँ पे लिखूं, तो ये आपका हो गया 46%। और किस डेट पे आएगा, आपको इस डेट पे आएगा, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आएगा। तो ये आपको बताएगा 1/5x3 में आएगा। ठीक हो गया जी, 80-20 की रेशियो बन गई। तो 80-20 से इसको आप पहले यहाँ पे 80% और 20% यहाँ पे इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि ये वाला काम हमारा खत्म हो जाए। हमने कहा 1400 इसको जाएगा और 350 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये 80 बारी पूरी हो गई यहाँ पे। ठीक हो गया जी, रेशियो भी निकला है इसकी। अब हम बात करते हैं, जो हमारी बात होने वाली है वो क्या बात होने वाली है कि इस पे पहले एसोसिएट का थोड़ा इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो ये जो डेट हमारी है इस डेट पे ही बनी थी हमारी एसोसिएट। हमारा 10% जो था इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या था, तो हम इस 10% का भी पहले वर्किंग करेंगे और उसके बाद हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे जाके हम इसकी कंसोलिडेशन जो है वो कंसोलिडेशन वाली वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसमें एक जो है था हमारे पास एक फंडा था, वो हमने ध्यान में रखना है। अब हमें डेटा क्या दिया हुआ है जनाब, वो कहते हैं टेन प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है हमें एस और टी का। तो हमें एस का जो प्रॉफिट चाहिए वो किस डेट पे चाहिए, जब हमने एस को एक्वायर्ड किया। हमने एस को एक्वायर्ड कब किया, हमने इस डेट पे इसको एक्वायर्ड किया 16x1। ठीक है जी, तो 16x1 का जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए रेलिवेंट है। उसके अलावा जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसने वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी,
तो ये जो है ये तो एक तो पहले तो काट देना लाइन, ये हमें चाहिए नहीं है। इस डेट को तो हमारी ये जो वो सब्सिडी थी ना 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर वाला डाटा तो हमें चाहिए नहीं इसका। ठीक है जी, तो ये हमें इसका डाटा नहीं चाहिए। और हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें डेट जो है वो है उसकी कैलकुलेशन। दूसरे की डेट कैलकुलेशन क्या है, 1 मई 2000 x 3। तो इसके लिए हमें ये डाटा नहीं चाहिए, हमें ये डाटा चाहिए। हमें उस डेट पे, जिस डेट पे एक्विजिशन हुई है उस डेट का हमें पीरियड चाहिए, हमने ये भी देख लिया। आगे एक बात करता है, द फेयर वैल्यू ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इज 1.5 मिलियन। ये जो आपकी कॉस्ट थी ना जी, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इसका हिंट हमें दिया हुआ है कि इसकी फेयर वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 1.5 मिलियन। किस डेट पे, 1 मई x 3। ये कौन सी डेट है, ये आपकी वो डेट है जिस डेट पे आपने इसको एक्वायर्ड किया है। ठीक है जी, तो ये इसकी डेट है, इस डेट पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी बनी, हमारी इन्वेस्टमेंट जो एसोसिएट थी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1.5 मिलियन। ठीक है जी, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एच ग्रुप ऑन 31 दिसंबर x 3। उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उसकी बना दो। ठीक हो गया जी। अब आप ये देखें जी, पहले जो आपका फेयर वैल्यू है, अगर मैं इसकी एंट्री बना दूं आपको तो आपको इजी हो जाएगा कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ये फेयर वैल्यू क्या है, ये फेयर वैल्यू कहाँ जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट का जाती है गुडविल में जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं गुडविल को जो है वो डेबिट कर दूंगा 1.5 मिलियन से। ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगी, जो मैंने ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही मेरी, ठीक है ना जी, इसके अंदर ये ऐड होगी। और ये इन्वेस्टमेंट का जाती है, ये हमारी गुडविल में जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल में डेबिट हो जाएगी ये। और क्रेडिट क्या होगा इसको, क्रेडिट आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने, 10%, उसकी वैल्यू पर दी होगी आपको 1000। ठीक है जी, तो 1000 रुपए से ही क्रेडिट हो जाएगा, 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। जो डिफरेंस आपका वो कहाँ जाएगा आपका, वो आपका जाएगा रिटेन प्रॉफिट में, 500,000। ठीक होगा जी। तो इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू से गई गुडविल में, इन्वेस्टमेंट चलेगी फेस वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे। और क्रेडिट क्या हुआ, कॉस्ट क्रेडिट होगी। जो डिफरेंस है वो आपका रिटेन अर्निंग में या प्रॉफिट में चला। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे वर्ड जो है रिटेन अर्निंग इस्तेमाल हुआ है, तो आप रिटेन अर्निंग लिखते हैं, रिटेन प्रॉफिट, इसलिए मैंने इसको रिटेन अर्निंग को आप देखो, अदरवाइज ये करंट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, इसकी भी एंट्री पास होगी हमारी, ऊपर भी एंट्री पास होगी हमारी। अब हम चलते हैं इसकी गुडविल कैलकुलेशन पे। गुडविल इसकी कैलकुलेट कैसे होगी जनाब। हम अब करने लगे हैं गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल किस किस की निकालनी है आपने, गुडविल आपने निकालनी है एसओटी की। इनके कैपिटल कितने, कैपिटल में क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई नेट एसेट आ जाएगा। पहले फॉर्मेट पूरा लिख लें बेचक इसका, उसके बाद आइडेंटिफाई नेट एसेट आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, एनसीआई लेंगे। एनसीआई कितना है इसका, इसका 20% है और इसका है आपका 54%। ठीक हो गया जी, तो एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू में क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। ठीक हो गया जी, हमारा क्या आ जाएगा, उसमें हम माइनस क्या करेंगे, जो टोटल आएगा माइनस करेंगे हम नेट आइडेंटिफाई नेट एसेट्स। मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, इसमें हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे टोटल हमारी जो है इन्वेस्टमेंट, उसमें माइनस करेंगे आइडेंटिफाई नेट एसेट्स, यहाँ से माइनस कर देंगे हम, तो आपका आ जाएगा गुडविल।
ठीक है जी। तो हम देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या है। पहले आप कैपिटल है, कैपिटल की तरह में दिया हुआ क्वेश्चन में, कैपिटल जनाब हमें दिया हुआ है 3000 और 300, ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वहां से काट देते हैं 3000 और 300। तो डेट रनिंग हमें दी हुई है, ठीक है जी। रिटर्न रनिंग कितने ली थी हमने, हमने कहा था इसके हम लेंगे 2000 और इसके हम लेंगे 800, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसकी 2000 और 800 लेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी 5000 और ये हो जाएगा 1100, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, अब हम इसका निकालते हैं 20%। इसका 20% कितना आएगा 1000 और उसका आएगा आपका 594। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है इसकी, इन्वेस्टमेंट्स हम लेके आते हैं क्वेश्चन से। इन्वेस्टमेंट कितनी है जनाब यहाँ पे दी हुई हमें, इसने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 5000 की हुई है इसने, और इसकी कितनी है 1400, ठीक है जी। तो 5000 और 1400 हम यहाँ पे ले आएंगे। इसका टोटल हो जाएगा 6000 और इसका टोटल हो जाएगा आपका 1994। इसमें से एनसीआई हमने कैलकुलेट किया ऊपर से, वो निकाल दे, माइनस कर दें। IN है 5000 और 1100 माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आएगा 841। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक एंट्री हमने ऊपर की हुई है गुडविल की, वो एंट्री ये आपकी इसका इफेक्टेड है आपकी, ठीक है जी। इसको आप ऐड कर दें। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी एसोसिएट में, यहाँ पे तो नहीं है, जहाँ पे आपका है 1.5 मिलियन इसमें ऐड कर दें आप, तो ये आपकी 1000 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2300 5 2340 841 प्लस 1500 2341। ठीक हो गया जी। इन दोनों को आप जमा कर लें तो ये आपका आ जाएगा 3300 3341। 1100 माइनस 1994 894 आता है यार। 894 आता है ये, तो ये आपका आ जाएगा 894 2394 और 3394। ये आपकी आ गई ये फाइनल गुडिल। इसको हम क्वेश्चन में लेके जाते हैं। आपने यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी और गुडविल आपकी आ गई 3394। इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। तीनों एसेट्स को आप जमा कर लें, तीनों एसेट्स आपके 11900, 9000 और 2400, इसको आप जमा करें तो ये आपका आ जाएगा 23,300। इसका टोटल आ जाएगा 26,694। आपके एसेट साइज कंप्लीट है। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया, सिर्फ गुडविल के अंदर हमने ये एक एक्स्ट्रा जो है इसका ट्रीटमेंट किया, जो हमारी एसोसिएट थी उसकी फे वैल्यू जो है हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर। आप इसको चाहे तो यहाँ पे ऐड कर लें, तो आप चाहे इसको सेपरेट कर दें, बात एक ही है। तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा आपका, और बनेगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू का इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसकी मैंने हमने एंट्री पास कर ली। हमने कहा जब ये फेयर वैल्यू गुडविल में जाएगी और कॉस्ट उसकी 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन कहाँ पे थी, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये रही कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट में 10%।
ठीक है जी। तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, 1.5 को डेबिट करेंगे और डिफरेंस का जाएगा रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इसकी कैलकुलेट करेंगे जनाब, इसकी हम रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, एस और टी। बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना दिया हुआ, वहां से लेके आते हैं इसको जनाब हम। कितना प्रॉफिट है हमारे पास, इसका प्रॉफिट है हमारे पास 4,750 और इसका 1,600। 4,750 और 1,600। ठीक है जी। इसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है, रिटेन अर्निंग आपकी ओपनिंग हमने ऊपर ली हुई है। ठीक है जी, ये 2,000 और 800, ये इसमें से माइनस कर दे तो आपकी पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगी 2,000 और 800, तो आपकी आ जाएगी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। तो ये तो 2,785 तो ही आ जाएगा और ये आपका 800 आ जाएगा। तो यहाँ तो सिंपल है, आपको पोस्ट एक्विजिशन पे काम करना है, ओपनिंग निकाल दें इसका। अब आप देखेंगे आपका शेयर कितना है, एच का शेयर कितना है, एच शेयर, एच का शेयर इसमें कितना है 80% और इसमें कितना है 46%। तो इसका शेयर ऐसी पर कितना आया 2,200 और इसका आएगा 368। ठीक है जी। इसको जमा जमा करें 2568 टोटल आ गया। ठीक है जी। 2568 जो है ऊपर ले जाते हैं हम, इसमें ऐड करते हैं हम 2568। ठीक है जी। और हमने क्या है, ये 500 का ये भी रिटेन अर्निंग है, इसको भी ऐड कर दे साथ, प्लस 500 जो आपने वहां से लिया हुआ है, तो 10,000 कैपिटल बढ़ चला जाएगा सीधा इसका। और अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8960। ठीक हो गया जी। तो आपने रिटेन अर्निंग कैलकुलेट किया नीचे, और जो यहाँ पे इस हमने न्यूमेरिकल डाला था, ये वाला भी आप जो है रिटेन अर्निंग आप ऊपर ऐड कर देंगे। ये नीचे ऐड करके ले आए वर्किंग में, ये आप ऊपर से अलग से ऐड कर दें इसमें। ठीक है जी। इसकी लाइबिलिटीज कितनी है 5,500, तीनों को जमा कर लें। अब इसका रह गया एनसीआई। एनसीआई इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम, हमारे पास वर्किंग बनी है सारी, यहाँ पे हम इसका एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। एनसीआई कितना है आपके पास 20% है और 54% है। ठीक हो गया जी। किसका, इसका प्रॉफिट का, जो आपका प्रॉफिट था उसका इतने परसेंट आपका एनसीआई आ जाएगा, उसमें ओपनिंग ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया आपके पास 550 और 432, ये पोस्ट एक्विजिशन आ गया। इसमें ओपनिंग ऐसे ही ऐड कर लें, ओपनिंग एनसीआई इसमें ऐड कर लें। ओपनिंग ऐसे ही इधर आपके पास ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा 1,000 और 594। तो ये आप ओपनिंग ऐसे इसमें ऐड कर लें 1,000 और 594, तो ये आपका आ जाएगा 650 और ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं ये पे माइनस कर दूं वो जो हमने एंट्री पास की थी ऊपर कितना था 350, तो 350 भी मैं ऊपर से माइनस कर देता हूँ। ठीक है जी। 350 भी मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो आपका एनसीआई बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 676 और ये आपका आ गया सॉरी सर ओपनिंग ऐड करके 5,500, तो ये आपका आ जाएगा 1,550, तो ये आपका आ जाएगा 676 और आपका टोटल हो जाएगा 2,226।
ठीक है जी, 2226 यहाँ पे रखें आप, 2226 और आपका टोटल हो जाएगा 26,694। चलो, तो ये आपका हो गया एसोसिएट वाला पार्ट भी इसमें कवर्ड हो गया कि अगर आपका एसोसिएट को जो इसमें बैलेंस होगा उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो सिंपल तरीका क्या है, आप उसकी एंट्री पास कर लें। ठीक है जी, ये हमने एंट्री पास की और इस एंट्री को जो है आप अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर। तो आसान तरीका यही होता है कि आप जो चीज आपके पास आपको समझ नहीं आ रही उसकी एंट्री पास कर लें, एंट्री पास करके आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। अब आगे ये अदर इशू है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। अदर इशू में क्या करता है, कहता है अकाउंटिंग फॉर सब एसोसिएट करना है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन देयर आर सब सब्सिडीज जब दी हुई है तो उसका प्रॉफिट कैसे बनेगा। अच्छा, क्या कहता है, कहता है अकाउंटिंग फॉर सब एसोसिएट, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच एन इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, जिससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा कोई हमारी एसोसिएट होगी। सब सब्सिडी में बी कंसोलिडेटेड आइदर यूजिंग डायरेक्ट टू स्टेज मेथड और वन टेक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने भी कहा है कि हम उसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट मेथड से मांगता है। There is no such choice in accounting for interest of subsidies. They must be accounted for using two-stage approaches. अच्छा जी, वो कहता है जनाब यहाँ पे कोई आपको जो है चॉइस नहीं है एसोसिएट करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है वो उसको टू स्टेज मेथड पे ही कंसोलिडेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंटेड इन द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंटेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मेन सब्सिडीज। तो मेन सब्सिडी में आपने पहले अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, जिसमें आपकी एच था, फिर एस था, फिर टी था। तो पहले आपने कहता है अकाउंटिंग यहाँ पे करनी है एस में, जो आपकी मेन सब्सिडी है। स्टेप 2 में क्या कहता है, द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ मेन सब्सिडी आर देन कंसोलिडेटेड। जब इसमें इसका इफेक्ट डाल देंगे तो फिर इसको इस पे कंसोलिडेट करेंगे। तो ये दो स्टेज जो इंडेक्ट मेथड है उसी तरह होगा कि आपको दो मेथड कर दोनों काम करने हैं। पहले इसको इस पे वाइंड अप करना है, फिर इसको आप जाके उसको कंसोलिडेट करेंगे। There is no concept of effective holding when accounting for investment in sub-associate. This is because when a number of group has a holding that gives insignificant influence over another entity, the entity is not a number but an associate of the group. As such, it must be equity accounted into group. तो उसमें क्या है कि आपने इसको जब करना है तो आपने इसको इक्विटी मेथड से करना है। तो वो कहता है पहले आप इक्विटी मेथड कर ले, उसके बाद आप जो है एक्विजिशन मेथड कीजिएगा। यहाँ पे एसोसिएशन उसने दी हुई है, हम इसको करते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। कहता है जनाब एच एक्वायर्ड 75% ऑफ एस। एच ने कितना एक्वायर्ड किया, 75% उसको एक्वायर्ड किया ऑन 1 जनवरी 2001। व्हेन द रिटेन अर्निंग इज 40,000, एस एक्वायर्ड 20% ऑफ टी on June 2000X when the retained profit of T is 25,000. They had been rupees 20,000 on the date of H acquisition. उससे मिस होती है। Draft transition position of S, T and H is given below. यहाँ पे दी हुई है। Requirement क्या है इसकी? A consolidated statement of financial position of data for this number to be prepared as follows. अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसको इसके अंदर क्लोज करना है और उसके बाद हम इसकी हम और यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ पे लगेगा इक्विटी मेथड। फिर हम इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, फिर हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम करते हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने इसको क्लोज करना है। अब इसको हमने क्योंकि ये एसोसिएट है तो ये कंसोलिडेट नहीं होगी, तो हमें किसी फिगर की जरूरत नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। क्योंकि एसोसिएट है तो हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप पहला स्टेप देखें, पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि एसोसिएट को हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, आपने कहा जनाब कि आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसमें से ओपनिंग कितना था। हमें पहले उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है कि जो एसोसिएट है उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और उसमें हमारा शेयर कितना, हमारा शेयर उसमें 20% है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक्वायर्ड कितना किया हुआ है, 20% एक्वायर्ड किया हुआ है।
राइट। और इसका इसका पोस्ट एक्विजिशन ये जो प्रॉफिट है, ये ट्रेड अर्निंग जो दिया हुआ है इसका 30, ये क्या है, ये इसका कंसोलिडेट प्रॉफिट है, आज तक का प्रॉफिट है इसका। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमें जो है वो जब एक्वायर्ड हुआ था तो हमारा कितना प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट था 25,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 जो है वो प्रॉफिट वो है जो हमने जब इन्वेस्टमेंट की थी उसके बाद इस कंपनी ने गेन किया, तो उसके अंदर हमारा शेयर है। ठीक है जी, तो वो शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं जनाब इसका जो प्रॉफिट है, टर्म टी की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एट बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट पे उसका कितना दिया हुआ उसने उसको दिया हुआ है 30,000। और उसका डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या था, डेट ऑफ एक्विजिशन पे, डेट ऑफ जब हमने इसको एक्वायर्ड किया सब्सिडी को उस टाइम उसने उसका 25,000 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 5,000 का प्रॉफिट जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है, जिससे हमारा ताल्लुक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। हमारा शेयर कितना है 20%, तो 5,000 का 20% कितना बना 1,000। 1,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो इक्विटी मेथड में क्या होता है, आप इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हैं और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्रेडिट कर देते हैं 1,000। तो आप इसकी एंट्री पास करते हैं। एक्विजिशन मेथड कह रहा है आपका IAS 28 में ये एंट्री पास करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट अनाउंस होता है आप अपने शेयर P&L को क्रेडिट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लेते हैं, वो काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 80 है, अब ये 81 हो गई है। ठीक है जी, 1,000 इसमें आ गया, तो इसको आप क्या करें, इसको आप चेंज कर लें, ये इन्वेस्टमेंट 80 से 81 हो जाएगी। ठीक है ना जी, एंट्री पास की भी हमने। और आपका जो प्रॉफिट है वो 60 आ रहा है, वो कितना हो गया 61 हो गया, और बड़ा काम खत्म हो गया। अब हमारी इस एंट्री के साथ ही जो है एसोसिएट जो है वो क्लब होके हमारी सब्सिडी में आ गई। अब वो कहता है कि अब सब्सिडी को आप एक्विजिशन मेथड लगा के कंसोलिडेट कर दें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि हमने पहले एसोसिएट को क्लोज किया, एसोसिएट को हमने क्लोज किया IAS 28 में। IAS 28 में इक्विटी मेथड लगता है। इक्विटी मेथड में ये कहता है कि जैसे ही प्रॉफिट अनाउंस होगा हमारे पीरियड का, उससे आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे और P&L को, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लेंगे और P&L को क्रेडिट कर देंगे। तो वही हमने किया, और हमने 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 जो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर लिया और उससे हमने प्रॉफिट को इंक्रीज करके हमारी बैलेंस शीट मैच कर दी। बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है। अब हम इसको करते हैं कंसोलिडेट। ठीक है जी, कंसोलिडेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसकी गुडविल चाहिए, हमें गुडविल चाहिए इसकी। हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी, गुडविल आएगी, इन्वेस्टमेंट तीनों एसेट्स ऐड करने हैं। अब देखें जी, ये ऐड होगा वो नहीं होगा, मैंने पहले ही काट दिया, तो अब उसको ऐड नहीं करना क्योंकि एसोसिएट का ताल्लुक खत्म हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 280 प्लस 110, तो ये आपका आ जाएगा 390। इन्वेस्टमेंट्स आपकी दोनों जीरो हो जाएंगी। गुडविल हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, तो गुडविल हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम इसकी अब गुडविल कैलकुलेट करने लगे हैं। गुडविल का हमारा स्केच वही रहेगा, हमने एस में करना है। एस में करने के लिए क्या होगा, कैपिटल आएगा, कैपिटल में क्या होगा, रिटेन अर्निंग ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई नेट एसेट आ जाएगा, INA आ जाएगा। ठीक हो गया जी। INA में क्या होगा, INA में हम देखेंगे हमारा NCI कितना है, NCI एट द रेट ऑफ कितने परसेंट हमारा NCI सब ले जाते हैं। तो कैपिटल कितना है हमारा, कैपिटल हमारा इसमें है 100, और रिटेन अर्निंग कितनी है हमारी 40,000, और शेयर कितना हमारा NCI का 25%, उसका 75%। तो ये तीनों चीजें जो हैं 40,000 प्लस 100,000, ये हम उठा के अपनी इधर ले जाते हैं। तो कैपिटल हमारा कितना है, इसका हमारा कैपिटल है 100, और हमारा रिटेन प्रॉफिट कितना था उस टाइम, कितना था 40 था, तो INA कितना आ गया 140, NCI कितना है 25%, 25% और 140 कितना हुआ आपका 35। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दी हुई है, बैलेंस शीट में देखिए कितनी है इन्वेस्टमेंट, ये रही 120 हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो यहाँ पे ऐड कर ले।
तो ये आ गई 155, इसमें से लेस करें INA, किधर है ये रहा 140, तो ये गुडविल आपके आ गया 50। ठीक है, तो गुडविल हम यहाँ रखते हैं 15, तो ये आपका आ जाएगा अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक बची हुई है, ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एसोसिएट जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने काटा नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट उसने की थी एसोसिएट में, तो वो एसोसिएट इसके अंदर आ जाएगी और आपका ये टोटल हो जाएगा 486। ठीक हो गया जी। अब आ जाए इसके प्रॉफिट की तरफ, तो इसका कैपिटल, तो इसका तो ये आना नहीं है कैपिटल, 200 बाहर आ जाएगा। अब ये 61 में इधर इसको नहीं, इसको नया लेके आएंगे हम, और ये आप लाइब्रेरी ऐड कर रहे 130, इसमें इसका आएगा NCI, तो NCI कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने आप। चलो जी, दो चीजें कैलकुलेट करेंगे इसकी हम। इसका हम करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के बाद ही NCI कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट कितना जनाब 61 हमने कैलकुलेट किया हुआ, ये हम इसका लेके आ रहे हैं, तो 61 प्रॉफिट वापस आ रहा है। रिटेन अर्निंग ओपनिंग निकाल दें तो पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगी। ओपनिंग कितनी थी हमारे पास, हमने यहाँ पर ली थी ये 40, तो 40 यहाँ से माइनस कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा 21। इसके दो पोर्शन कर लीजिए आप कि पेरेंट में कितना गया और NCI में कितना गया। पेरेंट में आपका कितना जाएगा 75% और NCI में कितना जाएगा 25%। तो पेरेंट में आपका आया जनाब 15.75 और NCI में आपका आया 5.25। ठीक हो गया जी, तो टोटल आपका कितना था 21 आपका पूरा हो गया। तो ये आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो आपका ये आ गया। इसको ऊपर जाके ऐड कर दें, इसकी कहानी तो खत्म हो गई, प्लस 15.75, तो ये आपका बाहर चला गया 115.75। NCI ले आए जी, NCI में आपका कैलकुलेट हो चुका है, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है ओपनिंग NCI लेके आना है। ओपनिंग NCI इसमें ऐड कर देंगे तो इसका काम भी खत्म हो जाएगा। ओपनिंग NCI हमने पर कैलकुलेट किया हुआ जी। ये रहा 35 इसमें ऐड करें आप, तो ये आपका हो गया 40.25। 42.25 NCI यहाँ पे लेके आए 40.25, तो ये आपका आ जाएगा 486 में। ठीक है जी, तो ये आपका इस तरह ये न्यूमेरिकल भी आपका क्लोज होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपकी जो सब्सिडी है अगर उसकी कोई एसोसिएट है तो पहले आपने उसको वाइंड अप करना है, उसको वाइंड अप करके आप सब्सिडी में मर्ज करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन को, और वहां से आप क्या करेंगे, फिर आप एक्विजिशन का मेथड लगा के आप इसकी कंसोलिडेशन करेंगे S और H की। यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है, भूलना नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये सब्सिडी पे हुई है, ये एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, तो ये बाहर आएगी, इसको आपने जीरो नहीं कर देना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट्स ये वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं इसको जीरो करना है, जो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो सब्सिडी आगे एसोसिएट में की हुई है वो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स आएगी, बिकॉज आप इक्विटी मेथड लगा रहे हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा। और इसमें कोई चीज नहीं। चलो जी, ये इसकी सोल्यूशन है, हमने कर लिया है। अब बात करता है आपसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन देयर आर सब सब्सिडीज। अगर सब सब्सिडीज हो तो उसका P&L के बाद में का ट्रीटमेंट कैसे होगा। कहता है जी कंसोलिडेटेड consolidation of statement of profit and loss account involving sub subsidies or sub associate is carried out at a normal rate out as normal. The effective rate may be used to consolidate sub subsidies and sub associate or equity accounted using two-stage process.
There is one possible complications when consolidating some subsidy. क्या है जी? If the sub subsidy has paid a dividend and the main subsidy has accounted for it share through the profit and loss account, this will be part of subsidy profit before tax. ठीक है जी? It must be eliminated as consolidated adjustments during the non controlling interest. तो वो कहता है डिविडेंड जो आपका आ गया उसको एलिमिनेट करते हैं सिंपल। देखिए जी यहाँ पे क्या बनाया उसने, कहता है एस ने 80% रिक्वायर्ड किया एस को और उसने खुद 60% से टी को रिक्वायर्ड किया हुआ। ठीक है जी, तो कितना परसेंट बना अब यहाँ बना लेते हैं। हमने कहा एच ने एक्वायर्ड किया एस को, कितने परसेंट किया उसने? 80%। तो फिर एच ने टी को कितना एक्वायर्ड किया? ठीक है जी, तो यहाँ उसने बताता है उसको कहता है 48% किया उसने, तो ये उसने 48% किया। ठीक है, अब उसने क्या किया? T has paid dividend 200 and S has duly accounted for its share 120, 60% of 200 as follows. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कहा कि उसका जो डिविडेंड था, जो उसका शेयर बनता था 120, उसने 120 यहाँ पे अपने प्रॉफिट में ले लिया। ठीक है जी, अब ये जो शेयर है, ये शेयर इसमें एनसीआई शामिल नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 60% है तो एनसीआई इसमें शामिल नहीं है। कभी आप इसमें एनसीआई निकालने बैठ जाओ, ऑलरेडी इसने कैलकुलेट किया हुआ है कि एनसीआई आप निकाल के आप उसका शेयर लेके आए, उसका शेयर 60% था, 60% दिया हुआ है, तो इसमें पहली बात क्या है, इसके अंदर एनसीआई नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने आपको तीनों बैलेंस शीट बना के साथ कंसोलिडेटेड पीएनएल बना के, कंसोलिडेशन उसने आपको करके दे दी, यहाँ पे उसने आपको कंसोलिडेशन बना के दे दिया। इसको तो आपने इग्नोर करना था, उसने यहाँ पे जीरो कर दिया, इसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है जी, इसको जमा किया तीनों को उसने, आपका ये आ गया, इसको इग्नोर कर दिया उसने, फिर इन तीनों को जो ना जमा किया उसने 365 आ गया, और इसका ये इसका आंसर आ गया। अब अगर इसे एनसीआई देखें आप कितना है, एनसीआई कितना है, तो इसका एनसीआई आपके पास कितना है? 20%, और इसका एनसीआई कितना आपका? 52%। ठीक है जी, ये हमें दिए ऊपर, ये 52% टी में है और उसमें आपका 20%। तो जब मैं एनसीआई की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगी आप देखिए। आपका प्रॉफिट कितना है? 470, राइट। इसमें से आपने क्या माइनस करना है? डिविडेंड, ये, क्योंकि इसमें एनसीए का इफेक्ट नहीं था ना, इस प्रॉफिट में ऐड हुआ हुआ है, तो वो इसमें एनसीए के पार्ट ने इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 350। इस 350 का जो है वो 20% आप लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा एनसीए का शेयर। ठीक है जी, क्योंकि हमने उसमें प्रॉफिट में एनसीए नहीं था, तो उसको निकाल के जो बाकी प्रॉफिट है उस पे एनसीए का शेयर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये कितना है? इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ गया टोटल, तो 70 प्लस 208, आपका टोटल एनसीए आ गया 278। ये आपने यहाँ पे ठीक है जी। तो सिंपल तरीका क्या है कि सब्सिडी का जो आपका डिविडेंड है, उस डिविडेंड को आपने इग्नोर करना है, बाकी इसके अंदर जो है कोई इसमें से खास बात नहीं थी जो बताई जाए। चलो जी, आगे सोल्यूशन आ गई है, ये हमने कर ली हुई सारी। एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अभी बात करेगा आपसे जॉइंट अरेंजमेंट की, IFRS 11 की, IAS 20 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ठीक है जी। तो ये जो बातें हैं सारी, ये इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर मेरे हाथ से यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें इसकी। तो चैप्टर नंबर 5 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को जो है इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो यहीं पे जो है इसको हम आज की लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करते हैं।